हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बच्चों, ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके हम आइडिया लेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को विद अवर वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज फ्रॉम नीट 2016 फेज 1 एंड द प्रॉब्लम सेज ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज। तो बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी के ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपको यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। सो हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज सेइंग इट इज सेम एज दैट ऑफ द एओर्टा। तो क्या बच्चों, आपके पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर इज सेम एज दैट ऑफ द एओर्टा? देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर दोनों जो ब्लड वेसल्स का कंपैरिजन किया जा रहा है वो दोनों ही आर्टरीज हैं, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी तो आर्टरी है ही, एओर्टा इज ऑल्सो योर बॉडीज बिगेस्ट आर्टरी। ठीक है, दोनों ही आर्टरीज हैं। अब अगर मुझे इनके ब्लड प्रेशर को कंपेयर करना है टू फाइंड आउट कि भाई किस में कम है, किस में ज़्यादा है, या फिर इक्वल है या नहीं है, फॉर दैट पर्पज मुझे इसके ओरिजिन के बारे में जानना जरूरी होना चाहिए, इजंट इट? तो यहां पर सबसे पहले आपको जानना होगा कि पल्मोनरी आर्टरी कहां से ओरिजिनेट करती है एंड दैट ऑफ द अयोटा आल्सो, कि भाई ये कहां से ओरिजिनेट करती हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां पर एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना लेते हैं ऑफ योर हार्ट। ठीक है, तो बच्चों, आपके सामने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है मैंने दी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ योर हार्ट। ठीक है, ओके। अब आपको देखिए, सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए, यहां पर आपके सामने दिस इज गोइंग टू बी योर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज गोइंग टू बी योर राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज करती है आपकी एओर्टा। सो यहां से ओरिजिनेट करती है एओर्टा, जो कि इस तरीके से पीछे की तरफ ऐसे आर्च करेगी, और आर्च करने के बाद वो नीचे की तरफ फ्रॉम द बैक साइड, डॉर्सल साइड से ऐसे डिसेंड करती है। ठीक है, वाइल यहां पर फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ओके अराइज करती है आपकी बॉडी की ओनली आर्टरी दैट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टरी है दिस इज गोइंग टू कम लाइक दिस, और ये ऐसे फर्दर डिवाइड होके दोनों ही लंग्स में आपके ब्लड को सप्लाई करती है। So this is your pulmonary artery। ठीक है, और ये है भाई आपकी दिस इज योर एओर्टा। ठीक है, तो दोनों का ओरिजिन हमने देख लिया बच्चों। एओर्टा राइज कर रही है फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल, योर पल्मोनरी इज अराइजिंग, पल्मोनरी आर्टरी इज अराइजिंग फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल का मस्कुलेचर है दैट इज द मसल इज गोइंग टू बी थिकर। तो आपकी ये वाली जो साइड है दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट, उसकी जो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं दे आर थिकर इन कंपैरिजन टू द राइट वेंट्रिकल। तो इस केस में जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सो जब इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन होती है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सिंस यहाँ की मसल जो है वो ज़्यादा थिक हैं, इसका मतलब जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस साइड वाला जो ब्लड है उस पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा ना, है ना, क्योंकि यहाँ पर थिक वॉल्स हैं। तो ज़्यादा थिक वॉल्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ऑन द ब्लड इन दी लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से जो ब्लड एंटर करेगा इनटू द एओर्टा वुड बी हैविंग ग्रेटर प्रेशर। अब भाई ऐसा क्यों होता है कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा थिक मस्कुलेचर है फॉर जनरेटिंग ग्रेटर प्रेशर? द रीज़न इज कि यहाँ से जो ब्लड एंटर करेगा इनटू द एओर्टा और जो पूरी बॉडी में जाके सप्लाई किया जाना है, तो अगर ये पूरी बॉडी में सप्लाई करना है तो इसका मतलब द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द एओर्टा मस्ट बी सो हाई कि वो इजीली पहुंच सके टू द एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ योर बॉडी पार्ट। इसीलिए तो ब्लड जो है वो सारे बॉडी के पार्ट तक पहुंच पाए, इसीलिए यहाँ पर ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। सिंस यहाँ पर आप देख रहे हो राइट वेंट्रिकल की वॉल जो है वो कंपैरेटिवली थिनर है इन कंपैरिजन टू द योर लेफ्ट वेंट्रिकल, इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे जो प्रेशर जनरेट होगा वुड बी लेसर इन कंपैरिजन टू द
ब्लड जो कि आपके एओर्टा में फ्लो कर रहा था। तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर होगा, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो कर रहे ब्लड का ब्लड प्रेशर वुड बी लेसर देन दैट ऑफ द एओर्टा, ठीक है। बट यहाँ मेंशन है बच्चों कि इट इज सेम एज दैट ऑफ द एओर्टा। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट मानी जाएगी? नॉट एट ऑल। इसका मतलब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट वुड बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट। फाइन, ओके। देन वी कंपेयर द सेकेंड वन। देखिए यहाँ पर सेकेंड आपके ऑप्शन में बोला जा रहा है इट इज मोर देन दैट ऑफ द कैरोटिड। अब कैरोटिड की अगर बात की जाए बच्चों, कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी है जो कि आपके हेड और ब्रेन रीजन तक जो है ब्लड को सप्लाई करती है। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से करेगी बच्चों? तो ये ओरिजिनेट भी करती है फ्रॉम योर एओर्टा इटसेल्फ। तो यहाँ पर आप देखोगे एओर्टा की आर्च में 3 ऐसी आर्टरीज जो है वो डिवाइड होती है, ठीक है। उनमें से यहाँ वाली जो सेंटर वाली है दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, और एक जो राइट कैरोटिड आर्टरी है वो इस इननॉमिनेट आर्टरी की डिवीजन से बनती है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, लेट सिंपली मेंशन दिस एज द कैरोटिड। सो दिस इज योर लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। फाइन। अब देखिए ये जो कैरोटिड आर्टरी है ये ब्लड एक्चुअली लेने कहाँ से वाली है? फ्रॉम द एओर्टा इटसेल्फ ना, क्योंकि ये तो एओर्टा की ही ब्रांच है। इसका मतलब इसमें फ्लो कर रहे ब्लड का वही सेम प्रेशर होगा जो कि एओर्टा का था, ठीक है ना। तो इसका मतलब एओर्टा वाला जो प्रेशर है ऑफ द ब्लड वुड बी सीन इन द कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो। इसका मतलब कैरोटिड आर्टरी का भी प्रेशर कंपैरिजन टू द पल्मोनरी आर्टरी ज़्यादा होगा, बिकॉज हमने कंपेयर किया था ना कि एओर्टा का जो ब्लड प्रेशर है दैट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। इसका मतलब एओर्टा की ब्रांच यानी कि कैरोटिड आर्टरी का भी ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी से ज़्यादा होने वाला है। बट यहाँ तो बोला जा रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ द कैरोटिड, बट ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग कंसिडर की जाएगी, राइट। तो इसको भी हमने समझ लिया, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई बच्चों। अब हम देखते हैं द थर्ड स्टेटमेंट दैट सेज मोर देन दैट ऑफ द पल्मोनरी वेन। तो भाई यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर बताया जा रहा है कि इट इज मोर देन दैट ऑफ द पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन क्या है बच्चों? वो वेन्स हैं जो कि ओनली वेन है आपकी बॉडी की जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं दीज आर योर पल्मोनरी वेन्स, 2 फ्रॉम योर लेफ्ट साइड ऑफ द लंग, लेफ्ट लंग से जो आ रही हैं, और 2 आपकी जो है राइट लंग से आ रही होती है, बट वो यहाँ पर मेंशन नहीं है बिकॉज वो पीछे की तरफ से आती हैं, ठीक है। सो ये जो पल्मोनरी वेन है वो ऑब्वियसली आप जानते हैं बच्चों, हमेशा याद रखिएगा किसी भी आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर है वो एक कंपेयर किया जाए अगर किसी वेन से तो वो हमेशा ज़्यादा होगा, बिकॉज आप जानते हैं आर्टरीज का जो लूमन होता है दैट इज कंपैरेटिवली नैरोअर, क्योंकि उनकी जो वॉल्स हैं दोज आर थिकर। तो अगर वो थिकर हैं, उनका लूमन छोटा है, इसका मतलब जो उनमें ब्लड फ्लो करेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ अ ग्रेटर प्रेशर। इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर है दैट कैन बी मोर देन दैट ऑफ द पल्मोनरी वेन, और हेंस ये जस्टिफाई भी कर रही है स्टेटमेंट को। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इजंट इट? वाइल अगर हम ऑप्शन डी को भी देखें तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज लेस देन दैट ऑफ द वेना केवे। अब वेना केवे क्या है बच्चों? ये वेना केवे आपकी बॉडी की मेजर वेन्स हैं। सो दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा, ओके। और ये जो है वो आपके हेड चेस्ट रीजन और आर्म्स रीजन से अपना ब्लड लेकर आती है टू द राइट एट्रियम। सिमिलरली ये आपका इंफीरियर वेना कावा है जो कि आपके बॉडी के लोअर पार्ट से, ओके, एब्डोमेन और आपके हाइंड लिम्ब से ब्लड को लेकर आती है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो ब्लड है वो इन दोनों मेजर वेन्स के थ्रू एंटर करेगा इनटू द राइट ऑरिकल और द एट्रिया। तो इसका मतलब ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है अगेन एक वेन को, दीज आर द मेजर वेन्स ना, और इसको कंपेयर किया जा रहा है विद द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है दैट इज लेस देन दैट ऑफ द वेना केवे। मैंने आपको बोला था कि किसी भी आर्टरी का जो प्रेशर है वो किसी भी वेन से हमेशा आपको ज़्यादा देखने को ही मिलेगा। द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नैरो लूमेन एंड देयर थिकर वॉल, इसीलिए वो लेस तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आर्टरी का प्रेशर लेस नहीं हो सकता है किसी वेन से, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग कंसीडर की जाएगी। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इटसेल्फ। आई होप दैट इज क्लियर। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 को, दैट इज फ्रॉम नीट 2016 फेज सेकंड, एंड द प्रॉब्लम सेज नेम द ब्लड सेल्स whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body.
तो बच्चों हमें दिए हुए इन ब्लड सेल्स में से फाइंड आउट करने हैं उन ब्लड सेल्स को जिनके रिडक्शन होने पे, यानी कि जिनका नंबर अगर रिड्यूस कर दिया जाए बॉडी में तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी से बहुत सारा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द ब्लीडिंग। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन सी इरेथ्रोसाइट्स या ऑप्शन डी ल्यूकोसाइट्स। एंड दैट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप सभी को इसका आंसर पता है। कौन से हैं वो ब्लड सेल्स बच्चों जो कि ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करते हैं? ऑब्वियसली दोज वर योर थ्रोम्बोसाइट्स ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स, राइट। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं या फिर थ्रोम्बोसाइट्स भी आप इनको बुलाते हैं, ये वो सेल्स हैं जो कि रिलीज करते हैं सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स को, जो कि किसी इंजरी के टाइम पर आपके ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं बाय फॉर्मिंग एन इनसॉल्युबल क्लॉट ओवर देयर। अब इनसॉल्युबल क्लॉट जो है वो आप जानते हैं कुछ फाइबर्स का नेटवर्क है जिसमें कि आपके कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट जाके फंस जाते हैं और वो एक तरह से सील कर देते हैं उस इंजर्ड एरिया को। सो दैट इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, न्यूट्रोफिल्स के बारे में आप जानते हैं, ये आपके एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि फेगोसाइटिक इन नेचर हैं, ओके, जो कि एनगल्फ करते हैं कुछ जर्म पार्टिकल्स को जो कि आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। सिमिलरली इरेथ्रोसाइट्स आर द टर्म गिवन टू द रेड ब्लड सेल्स जो कि गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, वाइल जो ल्यूकोसाइट्स हैं दोज आर योर वाइट ब्लड सेल्स इटसेल्फ। तो इसका मतलब यहाँ पर जिसकी बात की जा रही थी दोज वर दी थ्रोम्बोसाइट्स और दी ब्लड प्लेटलेट्स जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट इन दिस केस। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 पर। एंड द प्रॉब्लम सेज सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन। तो बच्चों जो आपका सीरम है वो ब्लड से कैसे डिफर करता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए लैकिंग एल्ब्यूमिन्स, ऑप्शन बी लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, ऑप्शन सी लैकिंग एंटीबॉडीज या ऑप्शन डी लैकिंग ग्लोबुलेंस। तो बच्चों आप जानते हैं सीरम क्या है भाई? एक स्ट्रॉक कलर का फ्लूइड है जो कि लेफ्ट आउट होता है आफ्टर द क्लॉटिंग हैज अकर्ड। ठीक है, तो यानी कि वो जो स्ट्रॉक कलर का लिक्विड होता है उसमें एक्चुअली क्या डिफरेंस है फ्रॉम योर ब्लड और द ब्लड प्लाज्मा? आप जानते हैं सीरम का कॉम्पोजिशन इज सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा, बस उसमें आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। सो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इन माई कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो। तो सीरम इज वॉट? ब्लड सीरम इज नथिंग बट योर plasma minus clotting factors। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है बच्चों? ऑब्वियसली ऑप्शन बी लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। आई होप यू गॉट दैट राइट। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 के साथ, दैट इज फ्रॉम नीट 2017 एंड द प्रॉब्लम सेज द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम। तो बच्चों जो आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड को कहाँ से लेकर आती है ताकि वो उसको ड्रेन कर सके इनटू द लीवर? तो मतलब जो उसका डेस्टिनेशन है उस ब्लड का जो कि आपके ये हिपैटिक पोर्टल वेन लेकर आ रही है वो लीवर है, बट वो ब्लड आखिरकार लेकर कहाँ से आती है ये वेन? सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी किडनीज, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन या ऑप्शन डी लीवर। तो बच्चों पोर्टल सिस्टम के बारे में याद कीजिए, हमने पढ़ा हुआ है और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हमने डिटेल में स्टडी भी किया था, राइट। तो कहाँ से ये ब्लड लेकर आ रही है ये पर्टिकुलर वेन इनटू द लीवर? बताइए। दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम योर इंटेस्टाइन। याद है आप सभी को? सो हमने पोर्टल सिस्टम पढ़ा था भाई। एक पोर्टल वेन क्या होती है याद है आप सभी को? मैंने बताया था पोर्टल वेन वो वेन्स होती हैं जो कि कैपिलरीज से ही बिगिन करती हैं और कैपिलरीज में ही एंड करती हैं। ओके, नॉर्मली आप जानते हैं कैपिलरी का बेड जो है जब यूनाइट करता है तो वो एक वेन बनाता है, राइट, और वो वेन फर्दर ओपन होती है इनटू अ बिगर वेन। ओके, बट दैट पोर्टल वेन इज ओनली द वेन जो कि ओरिजिनेट भी करेगी फ्रॉम द कैपिलरीज और एंड भी करेगी कैपिलरीज में। मतलब वो किसी मेजर वेन में ओपन नहीं हो रही है डायरेक्टली, पहले वो एक और कैपिलरी बेड पे ब्रेक करेगी एंड देन दैट कैपिलरी बेड विल अगेन जॉइन टू फॉर्म अनदर वेन, ओके, जो कि फाइनली जाके किसी मेजर वेन में ओपन करती है। लेट्स सी दैट विद द हेल्प ऑफ दिस विजुअल डायग्राम। तो यहाँ पर मैं आपके सामने बना रहा हूँ हमारा लीवर, बिकॉज लीवर में ही ब्लड लेकर आ रही है ना, और कहाँ से लेकर आ रही है? फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो इसको हम समझते हैं। देखिए अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ मैंने ड्रॉ किया हुआ है द लीवर, ठीक है। सो दिस इज द लीवर, फाइन। और यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया है हमारा स्टमक और फर्दर ये आपका इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर इंटेस्टाइन। अब आपकी जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड को कहाँ से लेकर आ रही है? फ्रॉम दी इंटेस्टाइन। सो देखिए आपको पता है इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है ना न्यूट्रिएंट्स का, तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी न्यूट्रिएंट रिच, ठीक है। बट वो जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है वो आपकी बॉडी के नॉर्मल सर्कुलेशन में ऐसे ही पोर नहीं कर दिया जाता, सबसे पहले उसको मॉनिटर किया जाता है बाय द लीवर। इसीलिए यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं जो कि आपके इंटेस्टाइनल विलाई में प्रेजेंट थी वो ज्वाइन करती हैं, सी यहाँ पर
कुछ कैपिलरीज का बेड बनाया मैंने जो कि ज्वाइन कर रही हैं टू फॉर्म अ वेन, एंड दिस वेन आपके लीवर में जाके अगेन एक कैपिलरी बेड में ब्रांच कर जाती हैं। इस तरीके से देख रहे हैं आप। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर वेन है, ये वेन स्टार्ट भी करी फ्रॉम द कैपिलरी, एंड भी कर रही है अगेन कैपिलरीज में। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड अवर हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, तो हेपेटिक वर्ड इसका डेस्टिनेशन बता रहा है, दैट इज द लीवर, राइट। हेपेटिक वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द लीवर, एंड पोर्टल बता रहा है भाई कि इसका ओरिजिन भी हुआ है फ्रॉम द कैपिलरी, एंड भी कर रही है इनटू द कैपिलरी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस ये जो वेन है ये आपके लीवर में अगेन ब्रांच आउट कर जाती है इनटू कैपिलरीज, तो यहाँ पर जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है। जैसे आपका एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में स्टोर कर लिया जाएगा, एक्सेस अमाइनो एसिड्स हैं तो उनका ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, उसका डीएमिनेशन हो जाएगा। सिमिलरली जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनका यहाँ पर रिमूवल हो जाता है ताकि ब्लड जो है वो नॉर्मल सर्कुलेशन में आने से पहले उसका नॉर्मल रेगुलेशन किया जाए कॉम्पोजिशन का। देन फाइनली जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीवर में रिलीज करने के बाद दिस कैपिलरी बेड अगेन रीजॉइंस टू फॉर्म अनदर वेन। अब सिंस ये वेन डायरेक्टली आपके लीवर से ओरिजिनेट कर रही है, बट दिस इज नॉट एंडिंग इनटू अनदर कैपिलरी। अब ये जाकर फाइनली आपके मेजर वेन में जाके ओपन होती है। ठीक है, तो ये जो वेन निकल रही है सिंस ये ओरिजिनेट हुई फ्रॉम द लीवर, वी कॉल इट सिंपली हेपेटिक वेन। ठीक है, तो ये हेपेटिक वेन फाइनली जो आपका ब्लड है उसको कैरी करके ले जा रही है और फाइनली ओपन हो रही है इनटू योर इंफीरियर वेना कावा विच इज योर मेजर वेन। ठीक है, तो ऐसी वेन को नॉर्मली सिंपल वेन से डिनोट करेंगे। वी विल नॉट पुट द वर्ड पोर्टल बिफोर इट। द रीजन इज कि ये देखिए एंड जो है वो कैपिलरी में नहीं कर रही है, इट इज एंडिंग इनटू अ मेजर वेन। ऐसे में हम पोर्टल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो आई होप यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द हेपेटिक पोर्टल वेन, और कहाँ से ये ब्लड को लेकर आ रही है टू ड्रेन इट टू द लीवर फ्रॉम द इंटेस्टाइन। हेंस ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 पर। दैट सेज अडल्ट ह्यूमन RBCs आर enucleated, दैट मीन्स दे आर विदाउट न्यूक्लियस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। तो बच्चों आप जानते हैं जो अडल्ट ह्यूमन बींग्स हैं, सिंस वी ऑल आर मैमल्स, तो जो मेच्योर मेमेलियन RBCs हैं या एरिथ्रोसाइट्स हैं, दे आर विदाउट द न्यूक्लियस। ये आप पहले से ही जानते हैं, दे आर enucleated, isn't it? तो आपको फाइंड करना है कि भाई आपको यहाँ पर कुछ ना स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो इन स्टेटमेंट में से आपको फाइंड करना है कि कौन सी वो स्टेटमेंट है या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि इस फीचर के पीछे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हैं, रीजन बता रही हैं। ठीक है, ओके। सो पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज दे डू नॉट नीड टू रीप्रोड्यूस। इज दैट एनी स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है बच्चों? देखिए हमने इसके बारे में जो करेक्ट रीजन है वो ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, सो क्या रिप्रोडक्शन की इनको ज़रूरत नहीं है? दैट इज़ वाई दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, यू नो वेरी वेल। इनका प्रोडक्शन जो है वो आपके बोन मैरो में होता है, तो रिप्रोडक्शन तो इनका नहीं है, राइट। बट क्या ये स्पेसिफिक रीज़न है बिकॉज ऑफ विच जो आपका RBC है दैट इज़ विदाउट एनी न्यूक्लियस? नो, ऐसा कोई रीज़न हमने स्टडी नहीं किया था। याद है ना आप सभी को मेरा कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो? ओके, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। सी, यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज दे आर सोमैटिक सेल्स। ऑल्दो दे आर सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स तो हैं, बट क्या ये अगेन एक रीज़न बनता है फॉर देम नॉट टू हैव एनी न्यूक्लियस? नो एट ऑल, है ना। तो ये भी नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों जो आपके फीचर्स मेंशन है या दो स्टेटमेंट मेंशन है फॉर दिस पर्टिकुलर फीचर इज गोइंग टू बी इनएप्रोप्रिएट। फाइन, ऑप्शन सी देखिए या फिर स्टेटमेंट 3 देखिए, दैट इज दे डू नॉट मेटाबोलाइज। तो ये मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं क्या? देखिए मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली शो नहीं कर सकते हैं, द रीज़न बीइंग इनके पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, दैट इज वो माइटोकॉन्ड्रिया ही रिलीज करता है, एंड दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो मेटाबोलाइज नहीं करते हैं, उसके लिए दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, when we move on to the fourth statement, that is all their internal space is available for oxygen transport. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है?
येस, दिस इज दैट स्टेटमेंट जो कि हमने पढ़ भी रखा है। याद है ना, मैंने आपको बताया था जो मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज हैं दे लैक न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ताकि जो भी इंटरनल स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सकते थे, दैट इज द न्यूक्लियस एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो स्पेस जो थी अनअवेलेबल हो जाती फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। तो जितनी ज़्यादा स्पेस आपके आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होगी उतने ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है विद इन दी आरबीसीज। इसीलिए आप जानते हैं ना आरबीसीज आपके कैसे होते हैं, दे आर बायकॉन्केव इन देयर शेप, इजंट इट। तो जो आपका एक आरबीसी है ना वो बायकॉन्केव होता है जस्ट टू इंक्रीज इट सरफेस एरिया, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये अपने साथ कैरी करके ले जा सके टू द बॉडी टिश्यूज, राइट। सो द रीजन फॉर देम नॉट टू हैव अ न्यूक्लियस वुड बी टू मेक मोर internal space available for the transportation of oxygen. So ये वो statement है that is only appropriate in this case, and hence हमें उसी ऑप्शन को फाइंड करना है जहाँ पर only फोर्थ स्टेटमेंट को करेक्ट बताया जा रहा है, which is our option D. So करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 पर। दैट सेज फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम। ओके, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है बच्चों, हमसे बोला जा रहा है भाई कि एक फ्रॉग के हार्ट को अगर उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो बीट करता रहता है, इट कंटिन्यूज टू बीट। तो भाई इसके पीछे का क्या रीजन है वो हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम दी स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। फाइन, तो देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है सेइंग फ्रॉग इज अ पोइकिलोथर्म। भाई फ्रॉग जो है वो एक पोइकिलोथर्म तो है, इट इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, बट क्या ये एक रीजन है फॉर अ फ्रॉग्स हार्ट टू बीट आफ्टर इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी? क्या ये रीजन जस्टिफाई कर रहा है? नो। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दी क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड। देन अगर बात की जाए सेकंड स्टेटमेंट की, दैट इट सेज फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन। तो अगर फ्रॉग के हार्ट में कोरोनरी सर्कुलेशन नहीं होगा, आप जानते हैं ना कोरोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो आपके हार्ट की मसल्स तक पहुंचाया जाता है और उस ब्लड में ऑक्सीजन डेफिनेटली ट्रैवल कर रही है। तो अगर ये कोरोनरी सर्कुलेशन फ्रॉग के हार्ट में नहीं होगा तो क्या आपका हार्ट की मसल्स जो है उन तक ऑक्सीजन सप्लाई ऑब्वियसली रुक जाने वाली है, तो क्या आपका हार्ट कंटिन्यू करेगा टू पंप? नॉट एट ऑल, इजंट इट। तो फ्रॉग के पास कोरोनरी सर्कुलेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसीलिए यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है दैट हैज टू बी एलिमिनेटेड अगेन। देन बात की जाए थर्ड स्टेटमेंट की, दैट इज हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। बच्चों यस, अ फ्रॉग आप जानते हैं इट इज अ वर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट हार्ट की क्या खासियत है? that it is myogenic. Myogenic वर्ड को ब्रेक कीजिए, मायो इज अ वर्ड ऑलवेज रिलेटेड टू योर मसल एंड जेनिक मीन्स टू जनरेट। तो यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल है ओके वो एक्चुअली आपके हार्ट की मसल में ही ओरिजिनेट करता है। सो इट इज़ जनरेटेड विद इन योर हार्ट मसल्स। और कहाँ पर हार्ट मसल्स में भी? हार्ट मसल्स में आपको कुछ स्पेशल कार्डियक मसल फाइबर देखने को मिलते हैं जो कि ऑटो एक्साइटेबल हैं, सेल्फ एक्साइटेबल। तो मतलब वो खुद ही एक्साइट होके एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं जो कि पूरे हार्ट में ट्रैवल करती है और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। एंड वो जो कार्डियक मसल फाइबर जो है ना वो आपके हार्ट में एक टिश्यू के फॉर्म में स्प्रेड आउट है एंड वी कॉल इट द नोडल टिश्यू, जिसके हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे ना। वी स्टडीड साइनो एट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी बंडल एंड योर वेरियस पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये जो पूरा नेटवर्क है ऑफ दीज स्पेशल कार्डियक मसल फाइबर्स वुड बी योर नोडल टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। और सिंस फ्रॉग एक वर्टिब्रेट है तो उसमें ये मायोजेनिक हार्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए मतलब आप ये समझ लीजिए जो हार्ट है उसी के अंदर इंपल्स जनरेट हो रही है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आपके ब्रेन का कोई रोल नहीं है, इजंट इट। तो अगर आप एक हार्ट को बाहर निकाल भी देते हैं ना तो भले ही उसका ब्रेन से कनेक्शन टूट गया है, इजंट इट, तो वहाँ से कोई सिग्नल वैसे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर ही वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल भेजेगा। तो इसीलिए अगर आप हार्ट को बाहर निकाल भी देते हैं तब भी वो बीट करता रहता है इन केस ऑफ द फ्रॉग एंड इन केस ऑफ एनी वर्टिब्रेट। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है दिस इज गोइंग टू बी द correct statement to justify the reason for this particular activity of the heart when it is taken out of the body. So ये वाला जो statement है this is correct. So इस पे आगे हम टिक लगा लेते हैं। While अगर हम देखें फोर्थ स्टेटमेंट को, that is saying heart is auto excitable. Yes, I have told you भाई हार्ट में कुछ स्पेशल आपके कार्डियक मसल फाइबर्स हैं जो कि ऑटो एक्साइटेबल यानी कि सेल्फ एक्साइटेबल हैं। वो खुद ही से एक्साइट करके जो हैं वो एक इम्पल्स जनरेट कर देते हैं एक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, जो कि पूरे आपके हार्ट में ट्रैवल करके कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। सो ये वाला अगेन नोडल टिश्यू का ही फीचर है जो कि मायोजेनिक हार्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है दिस इज अगेन जस्टिफाइंग द फैक्ट कि भाई आपका फ्रॉग का हार्ट बीट कर सकता है व्हेन गेट आउट ऑफ द
बॉडी। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नॉट ओनली इन केस ऑफ द फ्रॉग, अगर हमारा हार्ट भी ट्रांसप्लांटेशन से पहले बाहर निकाला जाए ना तो वो भी पंप करता रहेगा, इजंट इट? सो इसीलिए यहाँ पर जो थर्ड एंड द फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट रीजंस हैं जो कि अप्रोप्रिएटली बता रहे हैं इस फिनोमिनन को। हेंस वो ऑप्शन जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट को करेक्ट बता रहा है दैट इज ऑप्शन सी वुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 7 पर। द क्वेश्चन सेज इन द हार्ट as the action potential reaches the AV node from the SA node, there is a delay of the action potential. This delay is important because, तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है हार्ट के अंदर जब एक एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करती है फ्रॉम दी SA नोड टू द AV नोड तो एक डिले देखने को मिलेगा उस एक्शन पोटेंशियल में। तो वही ये जो डिले है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले तो आपको आपके कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ योर हार्ट के 2 कंपोनेंट्स मेंशन है जो कि नोडल टिश्यू का पार्ट है, राइट? सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक डायग्राम के थ्रू इन दोनों ही पार्ट्स को इनकी पोजीशन देख लेते हैं बच्चों। सो दिस इज योर हार्ट, ठीक है? अब देखिए हार्ट में ये मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों इस जगह पर इन द राइट एट्रियम में एट द ओपनिंग ऑफ योर सुपीरियर वेना केवा आपको एक कंपोनेंट देखने को मिलेगा ऑफ योर नोडल टिश्यू विच इज द साइनोएट्रियल नोड। ये कहलाता है द नेचुरल पेसमेकर ऑफ योर हार्ट, इजंट इट? और यहीं पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। तो ओरिजिन कहाँ हो रहा है भाई एक्शन पोटेंशियल का फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट? वो ऐसे नोड पे हो रहा है, ठीक है? अब आगे उसको कंडक्ट करवाने के लिए आपको अनदर कंपोनेंट देखने को मिलेगा इन द राइट एट्रियम इटसेल्फ, बट इट इज वेरी क्लोज टू योर द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो देखिए 2 ऑरिकल्स के बीच में ये जो वॉल है ना वी कॉल इट द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसके बहुत पास आपको इन द राइट एट्रियम देखने को मिलेगा द अदर कंपोनेंट विच इज कॉल्ड AV नोड, ठीक है? तो ये AV नोड इस साइनोएट्रियल नोड से आ रहे इंपल्स को आगे कंडक्ट करता है टू द वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है? ओके, तो बोला जा रहा है जब एक साइनोएट्रियल नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो आगे ट्रांसमिट हुआ टू द AV नोड, आपको डिले देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो मूवमेंट है आपके इंपल्स का वो यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो जाता है। अब देखिए इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है हमारे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में बच्चों। मैंने आपको बताया था जो साइनोएट्रियल नोड है ये केपेबल होता है टू जेनरेट एक्शन पोटेंशियल एवरी 0.6 सेकेंड्स। तो हर 0.6 सेकेंड में ये एक नई एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट करवा सकता है, फॉलोइंग विच आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर ये 0.6 सेकेंड्स में नई एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता था, इसका मतलब पर मिनट ये कितनी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है बच्चों? दैट मीन्स अगर आप 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं ना, तो 60 सेकेंड्स को अगर हम 0.6 से डिवाइड करें दैट मीन्स ये 100 एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट करवा सकता है, ठीक है? दैट टू पर मिनट। फाइन, ओके। इसका मतलब अगर इस ही स्पीड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे होते फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 100 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, 100 टाइम्स बीट करना चाहिए था। बट एक्चुअली ऐसे नोड भले ही इतनी स्पीड से या इतने रेट से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, बट फॉलोइंग विच जब वो AV नोड पे पहुंचता है तो ये एक्शन पोटेंशियल जो है ना उसकी रेट जो है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। सो एट AV नोड आपको देखने को मिलेगा दिस रेट डिक्लाइंस फ्रॉम 100 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट टू 72 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट। तो भाई ये जो डिक्लाइन आपको देखने को मिला है ना, दिस डिक्लाइन इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में मैंने आपको मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन में पढ़ाया है बच्चों, याद करने की कोशिश कीजिए बाय द टाइम आई एम रीडिंग दी ऑप्शंस। पहला जो ऑप्शन है दैट इज सेइंग इट अलाउज राइट एट्रिया टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम द वेना केवा। तो भाई वेना केवा से ब्लड रिसीव करने के लिए
इनटू द राइट एट्रिया, ये डिले इंपॉर्टेंट है। क्या ये कोई सेंस बना रहा है? बिकॉज यू नो वेरी वेल डिले होगा भी तो भाई दोनों ही एट्रिया के लिए होगा ना। और आप जानते हो ना, भले ही यहाँ पर ये ओरिजिनेट यहाँ पे कर रही है आपकी जो इम्पल्स है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, बट वो ट्रैवल साइमल्टेनियसली आपके लेफ्ट ऑरिकल में भी जाएगी, है ना। तो लेफ्ट एट्रिया में भी वो जा रही है। तो इसका मतलब आप जानते हैं ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल दोनों ही आपके एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ राइट एट्रिया का ही आप कह सकते हो डिले नहीं देखने को मिलता, आपको लेफ्ट एट्रिया में भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब सिर्फ वेना केवा से ही ब्लड जो है वो फिलिंग के लिए टाइम एक तरह से एक्सटेंड नहीं किया जाता, बट ऑल्सो फॉर दी पल्मोनरी वेन्स ऑल्सो, ताकि जाके लेफ्ट ऑरिकल में भी उतना ही ब्लड फिल हो सके, ठीक है। देन अगर बात की जाए ऑप्शन बी की, इट सेज इट अलाउज एट्रिया टू रेस्ट, तो ये वाला ऑप्शन तो बच्चों रॉन्ग हो गया। देन अगर हम देखें एट्रिया को रेस्ट करने के लिए टाइम दे रहा है, ये डिले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। क्योंकि जब एक बार नोडल टिश्यू से ये जो इम्पल्स है वो ट्रैवल करती है, इट फॉलोज कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से एट्रिया की वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगी। दैट मीन्स देयर इज नो चांस फॉर दैट रेस्ट ओवर हियर। तो इसीलिए दिस ऑल्सो हैज टू बी eliminated. Then we have option C that says it allows stronger right atrial contraction. तो भाई बोला जा रहा है ये जो डिले है वो एक तरह से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डिले के टाइम पर एट्रिया जो है वो राइट एट्रिया स्पेसिफिकली जो है वो आपका ज़्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बट ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, बिकॉज अगर ये डिले जो है राइट एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर करा रहा है तो ऑब्वियसली लेफ्ट का भी करवाना चाहिए, बिकॉज दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कैसे होते हैं भाई, साइमल्टेनियस। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं बच्चों। द फोर्थ ऑप्शन इज द वन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट। सी, यहाँ बोला जा रहा है इट अलाउज वेंट्रिकल्स टू रिसीव ऑल द ब्लड फ्रॉम द एट्रिया। यस, बिकॉज ये जो डिले है ना बच्चों, ये डिले इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि एट्रिया थोड़ा सा ज़्यादा समय लेके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए, जब भी इम्पल्स स्प्रेड करेगी इन बोथ दी एट्रिया तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये टाइम अगर धीरे कर दिया हमने तो क्या होगा, जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है वो भी थोड़ा सा डिलेड हो जाएगा। अब ये जो डिले मिला आपको एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इनफ टाइम देता है आपके एट्रिया को टू एम्प्टी आउट देयर एंटायर ब्लड जो इनके अंदर फिल था, ताकि जितना भी ब्लड वो इनके अंदर फिल कर रखे थे इन दी एट्रिया वो एम्प्टी होके कहाँ पहुँच जाए, इनटू योर वेंट्रिकल्स, ताकि सारा का सारा ब्लड इन वेंट्रिकल्स में फिल हो पाए। इसीलिए दिस डिले इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। हेंस option D is the one which is correctly telling us the reason for this particular activity. So इसीलिए हमारा option D would be correct in this case. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8 पर। The problem says all the components of the conducting system can generate an action potential for the contraction of your heart muscles, but the sinoatrial node acts as the पेसमेकर बिकॉज। तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है भाई कि हमारे जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का, उसमें प्रेजेंट सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, तो क्यों केवल आपके जो साइनोएट्रियल नोड है उसको ही हम पेसमेकर का दर्जा देते हैं, बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम उनको पेसमेकर क्यों नहीं बुलाते? तो उसके पीछे का रीजन हमें फाइंड करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस। पहला जो आपको ऑप्शन दे रखा है दैट इज द साइनोएट्रियल नोड हैज लोअर इनहेरेंट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। तो क्या साइनोएट्रियल नोड में आपको लो रेट ऑफ डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है? इज दैट ट्रू? याद कीजिए मैंने पिछले ही क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया था साइनोएट्रियल नोड की कैपेबिलिटी है दैट इट कैन जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल इन एवरी 0.6 सेकेंड्स, मतलब वो 100 टाइम्स पर मिनट नए एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर सकता है, राइट। तो ऑब्वियसली, और एवी नोड पे आपने देखा था ये एक्शन पोटेंशियल का जो रेट है वो डिक्लाइन कर जाता था फ्रॉम 100 to 72। इसका मतलब इसका तो हायर रेट ऑफ डीपोलराइजेशन है, बिकॉज डीपोलराइजेशन ही तो गिव राइज करता है टू द एक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग बिकॉज दिस हैज टू बी हायर नॉट लोअर। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू ऑप्शन बी दैट सेज all the other components in the heart cannot conduct the action potential. ओके, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है जिसमें बोला जा रहा है भाई कि जो बाकी कंपोनेंट्स हैं अदर दैन दी साइनोएट्रियल नोड ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम वो कंडक्ट नहीं कर सकते हैं आपके एक्शन पोटेंशियल को? ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि बिकॉज आप जानते हैं कंडक्टिंग सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं जो कि नोडल टिश्यू फॉर्म करते हैं दे ऑल कैन कंडक्ट दी एक्शन पोटेंशियल जो कि साइनोएट्रियल नोड ने जनरेट की थी। उसी कारण से उसको हम पेसमेकर बुलाते थे ना, क्योंकि जनरेट साइनोएट्रियल नोड करता था बट उसको कंडक्ट जो है वो बाकी कंपोनेंट्स करवाते हैं। फाइन, सो इसका मतलब यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट would be considered incorrect. Then we have option C that says only the sinoatrial node is auto excitable and autorhythmic.
अगेन दिस इज रॉन्ग, बिकॉज देखिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंडक्टिंग सिस्टम के, दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मसल फाइबर जो कि ऑटो रिदमिसिटी अपने अंदर उसकी कैपेबिलिटी को पोजेस करते हैं, और वो ऑटो रिदमिसिटी यानी कि दे कैन सेट द रिदम फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर हार्ट। सो इसका मतलब वहाँ पर सभी के सभी ऑटो रिदमिसिटी भी शो करते हैं और साथ ही साथ ऑटो एक्साइटेबल भी है, मतलब वो सेल्फ एक्साइटेड हो जाते हैं। दे डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो वो अपने आप से यहाँ पर एक्साइटेशन शो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइनोएट्रियल नोड ही ऐसा है जो कि ऑटो एक्साइटेबल और ऑटो रिदमिक है। इनफैक्ट सारे अदर जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम, दे आर ऑल ऑटो एक्साइटेबल एंड ऑटो रिदमिक। इसका मतलब ये पर्टिकुलर ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, ठीक है। फाइनली वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी दैट सेज द साइनोएट्रियल नोड हैज हायर इनहेरेंट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। ओके, ये वो स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। देखिए हमने पहली स्टेटमेंट को ही एलिमिनेट इसलिए किया था बिकॉज यहाँ पर लोअर वर्ड यूज़ किया गया था, इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है। देखिए भले ही जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके कंडक्टिंग सिस्टम के, दे ऑल हैव द पावर टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, बट सबसे ज़्यादा स्पीड से एक्शन पोटेंशियल जो है वो साइनोएट्रियल नोड जो है वो पोजेस करता है टू जनरेट। तो ये ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, इसीलिए इसकी जो एक्शन पोटेंशियल्स हैं वो जल्दी जल्दी निकलती हैं और वो बाकी कंपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ दे प्रोड्यूसिंग देयर ओन एक्शन पोटेंशियल, वो इंस्टेड रिसीव करते जाते हैं द एक्शन पोटेंशियल जो कि साइनोएट्रियल नोड ने जनरेट की थी। तो बेसिकली उनको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है सो दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन एक्शन पोटेंशियल। साइनोएट्रियल जो नोड है उसके एक्शन पोटेंशियल ही इतनी फास्ट जनरेट होते हैं दैट दे नीड टू बी कंडक्टेड। तो बाकी के जितनी भी अदर कंपोनेंट्स हैं वो रैदर देन जनरेटिंग वो कंडक्ट कर लेते हैं इन्हीं एक्शन पोटेंशियल्स को जो कि जनरेट होती हैं बाय द साइनोएट्रियल नोड। सो दिस इज दैट रीजन, क्योंकि इसका हायर इनहेरेंट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। हेंस ऑप्शन डी इन दिस केस वुड बी द करेक्ट। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 पर फ्रॉम नीट 2018 एंड द प्रॉब्लम सेज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। सो देखिए कॉलम 1 में आपको कुछ आइटम्स दे रखे हैं जिनको आपको करेक्टली मैच करना है फ्रॉम कॉलम 2 एंड देन फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर को। कॉलम 1 को अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर कुछ वैल्व्स मेंशन है, कॉलम 2 में आपको उनकी लोकेशंस मेंशन है, तो आपको इन पर्टिकुलर वैल्व्स को मैच करना है टू देयर करेक्ट लोकेशन एंड देन वी हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो वैल्व है दैट इज ट्राइकस्पिड वैल्व। ट्राइकस्पिड वैल्व, इसकी देखिए सबसे पहले तो लोकेशन क्या है, तो आपको इतना याद होना चाहिए चाहे वो ट्राइकस्पिड हो चाहे वो बाइकस्पिड हो, दोनों ही AV वैल्व्स हैं। अब AV क्या स्टैंड कर रहा है बच्चों, AV स्टैंड फॉर एट्रियोवेंट्रिकुलर, मतलब ये दोनों वैल्व्स आपके एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ट्राइकस्पिड जैसा कि नाम बता रहा है जहां पर आपको 3 कस्प देखने को मिलेंगे, दैट इज 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स। सो इफ आई वर टू ड्रॉ देम, तो इमेजिन कीजिए दिस इज द रिम, ओके। एक वैल्व आपको मैं ये ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, सो दिस इज वन वैल्व, दिस इज अनदर एंड दिस इज द थर्ड वन। तो ये 3 वैल्व्स की जो प्रेजेंस है दैट गिव्स इट द नेम ट्राइकस्पिड, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एज द नेम सजेस्ट ये आपको एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे देखने को मिलेगा। भाई आपके साइड तो आपके हार्ट में तो 2 साइड्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, तो भाई किस साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन में आपको देखने को मिलेगा, तो जल्दी से हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं। सी बच्चों, आपको यहां देखने को मिल रहा है ऑन योर राइट साइड, राइट साइड में देखिए ये एक कस्प देखने को मिल रहा है, दिस इज द सेकेंड, और लेट मी मेंशन कि यहां पर ये थर्ड कस्प भी है। तो 3 कस्प वाला जो आपका वैल्व है विच इज कॉल्ड द ट्राइकस्पिड वैल्व, वो प्रेजेंट है एट द जंक्शन ऑफ योर राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर वैल्व है दिस इज प्रेजेंट एट द जंक्शन और बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। इसका मतलब योर फर्स्ट आइटम फ्रॉम कॉलम 1 इज मैचिंग विद द थर्ड आइटम इन कॉलम 2। तो ए थर्ड से कहाँ मैच हो रहा है, ओनली इन ऑप्शन ए, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट होने वाला है बच्चों, बाकी के ऑप्शन सभी रॉन्ग हो जाएंगे। आइए बाकी की मैचिंग्स भी हम देख लेते हैं कि वो सही से यहाँ पर मैच्ड है या नहीं। सो देखिए बाइकस्पिड वैल्व की बात करते हैं। बाइकस्पिड मतलब 2 कस्प होंगे। अब ये प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ योर लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देखिए आपको 2 कस्प देखने को मिल रहे हैं, 1 and 2। सो दिस इज कॉल्ड द बाइकस्पिड वैल्व।
तो ये बाइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? बिटवीन योर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये मैच कर रहा है, बी इज मैचिंग विद द फर्स्ट, तो देखिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। एंड सी द सेमी लूनर वाल्व, ओके, ये आपको देखने को मिलेगा बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी, इजंट इट? आपको पता है ना, आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट से राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करती है पल्मोनरी आर्टरी, जिसके जंक्शन पे मींस इनकी ओपनिंग में आपको कुछ क्रेसेंट शेप्ड वाल्व्स देखने को मिलते हैं, विच आर कॉल्ड दी सेमी लूनर वाल्व्स, ठीक है। सेमी मीन्स होता है हाफ एंड लूनर इज अ वर्ड गिवन फॉर द मून, तो कुछ हाफ क्रेसेंट शेप्ड आपको मून जैसे आपको वाल्व्स देखने को मिलेंगे, वी कॉल देम दी सेमी लूनर वाल्व्स। तो इसका मतलब ये जो सी है दैट इज मैचिंग विथ योर सेकेंड वन, तो देखिए सी सेकेंड से यहाँ पर भी मैच हो रहा है, हेंस ऑप्शन ए वुड बी अवर करेक्ट आंसर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 पर, दैट सेज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। सो कॉलम 1 बच्चों आपको यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ प्लाज्मा प्रोटीन से रखे हैं और कॉलम सेकंड में उनके फंक्शंस, तो आपको दिए हुए इन प्लाज्मा प्रोटीन्स को उनके फंक्शन से मैच करवा के फाइंड करना है करेक्ट आंसर को, ठीक है। कॉलम 1 में पहला जो आपको प्लाज्मा प्रोटीन मेंशन है दैट इज फिब्रिनोजन और फाइब्रिनोजन, और आप जानते हैं फिब्रिनोजन जो है वो एक सॉल्युबल प्रोटीन है, बट ये जो प्रोटीन है ये इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होके फॉर्म करता है कुछ फाइबर जिन्हें हम फिब्रिन प्रोटीन्स बुलाते हैं। तो फाइब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फॉर्म करता है एक नेटवर्क ऑफ और एक मैश लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर्स, जिनमें जाके आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप हो जाते हैं फॉर्मिंग अ क्लॉट। तो इसका मतलब फिब्रिनोजन इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, इजंट इट? तो इसका मतलब ए इज मैचिंग विद द सेकंड, तो जो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में मेंशन है, वाइल ए से लेकर सी में आपको मेंशन नहीं है। इसका मतलब ऑल दीज ऑप्शंस ए बी एंड सी आर रॉन्ग, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट होने वाला है। तो आइए हम वेरीफाई कर लेते हैं बाकी के ऑप्शंस को। तो देखिए यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में आपको जो सेकंड आइटम दे रखा है दैट इज ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन आप जानते हैं ये आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है और ये वेरियस फॉर्म्स में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा। तो जो गामा ग्लोब्यूलिन्स होते हैं वो फॉर्म जिनको हम बहुत कॉमनली एंटीबॉडीज बुलाते हैं बच्चों, तो एंटीबॉडीज का किस किस फंक्शन में रोल होता है? सो दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल इन द इम्यून सिस्टम और बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में ये हेल्प करती हैं, इजंट इट? तो बी जो है वो थर्ड से मैच हो रहा है, जो कि अगेन यहाँ पर है। फिर आता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो कि आपकी बॉडी में प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन्स हैं, वो मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस को इन अवर ब्लड प्लाज्मा। तो इसका मतलब यहाँ पर सी इज मैचिंग विद द फर्स्ट, जो कि अगेन यहाँ पर है, हेंस अवर ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 11 पर फ्रॉम नीट 2019 एंड द क्वेश्चन सेज मैच कॉलम 1 विद द कॉलम सेकंड। तो बच्चों कॉलम 1 और कॉलम सेकंड के आइटम्स को आपको मैच करना है एंड फाइंड करना है करेक्ट आंसर। कॉलम 1 में बच्चों आपको दे रखे हैं द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ योर ईसीजी, और कॉलम सेकंड में वो इवेंट्स हैं जिनको ये वेव्स कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, ओके। तो हमें फाइंड करना है इन बेसिकली वेव्स के एसोसिएशन को विद दीज इवेंट्स एंड मैचिंग के बाद हमें फाइंड करना है करेक्ट आंसर। तो देखिए पहला जो आपको कंपोनेंट मेंशन है ऑफ द ईसीजी वुड बी द पी वेव। तो एक नॉर्मल पहले ईसीजी बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिलता है, ओके। सो इसमें आप देख रहे हो बच्चों, सबसे पहली जो आपको वेव देखने को मिल रही है वी कॉल इट द पी वेव, देन दिस इज क्यू आर एस एंड दिस इज द टी वेव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक नॉर्मल ईसीजी देखने को मिल रही है। नाउ सी बच्चों, हमसे पहले बोला जा रहा है पी वेव, तो ये जो पी वेव है बच्चों ये हमें बताती है द डीपोलराइजेशन ऑफ योर एट्रिया। तो जब आपके एट्रियल वॉल्स जो हैं वो डीपोलराइज करती हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शन, वो रिप्रेजेंट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस पी वेव। तो पी वेव बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, फाइन। तो दैट मीन्स आपका जो ए आइटम है इन कॉलम 1 इज मैचिंग विद द फोर्थ आइटम इन कॉलम सेकंड। सो ए फोर्थ से कहाँ मैच हो रहा है? देखिए ए में और डी में, इसका मतलब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो यहीं पर एलिमिनेट हो गए, इजंट इट? राइट। देन वी हैव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भाई कैसे बन रहा है? देखिए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स हमें बताता है दी डीपोलराइजेशन ऑफ योर वेंट्रिकल्स, जिसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इजंट इट? तो इसका मतलब योर बी आइटम फ्रॉम कॉलम 1 इज मैचिंग विद द फर्स्ट आइटम इन कॉलम सेकंड। तो बी आपका फर्स्ट से मैच हो रहा है इन ए ऑल्सो एंड इन डी ऑल्सो, इसका मतलब ये तो ठीक ही चल रहा है, फाइन। देन वी हैव द सी दैट इज टी वेव। तो टी वेव बच्चों हमें बताता है द रीपोलराइजेशन ऑफ योर
वेंट्रिकल्स, इजंट इट? तो ये जो टी वेव है ये बताती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, इजंट इट? तो इसका मतलब ये जो टी वेव है सी इज गोइंग टू मैच विद द सेकेंड, राइट? तो सी सेकेंड से कहाँ मैच हो रहा है? देखिए यहाँ पर दोनों ही केस में हो रहा है बच्चों, सी सेकेंड से मैच, फाइन। तो इसका मतलब अभी तक हम एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं दो में से। लास्टली अब आपको बोला जा रहा है रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव। तो मान लीजिए अगर आपके इस टी वेव का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाए तो क्या कंडीशन हो सकती है? क्या वो रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को डिटरमिन कर रही है या फिर कोरोनरी इस्कीमिया? तो कोरोनरी इस्कीमिया जिसे हम मायोकार्डियल इस्कीमिया भी बोलते हैं। तो कोरोनरी सर्कुलेशन क्या करता है बच्चों? आपके हार्ट मसल्स तक ब्लड को सप्लाई करता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई आपके हार्ट तक बनी रहे, इजंट इट? और इस्कीमिया की कंडीशन में क्या होता है? देयर इज गोइंग टू बी अ रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो अगर रिड्यूस होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ऑक्सीजन का सप्लाई भी आपके हार्ट मसल्स को कम हो जाएगा, इजंट इट? तो ये कंडीशन कोरोनरी इस्कीमिया होती है। तो जब भी कोरोनरी इस्कीमिया की कंडीशन, ये एक डिसऑर्डर है बच्चों, अगर ये राइज करेगा वो आपको ईसीजी में ना वो एक रिड्यूस्ड टी वेव के फॉर्म में नजर आता है। तो व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो ये जो एस वेव है थोड़ी सी और डिप्रेस हो जाएगी और जो टी वेव है वो और ऐसे ऐसे डिक्लाइन कर जाती है। तो उसका जो साइज है दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। तो जो रिड्यूस्ड साइज ऑफ द टी वेव है दैट इज गोइंग टू मैच विद द कोरोनरी इस्कीमिया, इजंट इट? इसीलिए यहाँ पर जो डी है दिस इज मैचिंग विद द थर्ड। तो डी थर्ड से मैच कर रहा है ओनली इन ऑप्शन डी, हेंस हमारा ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द वन विच इज करेक्ट इन दिस केस। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पर। दैट सेज व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of the ventricular systole is 50 ml। तो बच्चों हमें फाइंड करना है हार्ट रेट को ऑफ एन इंडिविजुअल जिसका कि आपको कार्डियक आउटपुट दे रखा है, आपको वॉल्यूम ऑफ ब्लड आफ्टर द एंड ऑफ योर वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी मेंशन है दैट इज 100 ml और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद 50 ml बचा है। तो हमें फाइंड करना है हार्ट रेट को। सो कार्डियक आउटपुट का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों, क्या होता था वो? कार्डियक आउटपुट जिसको कि हम सिंपली CO से डिटर्मिन करते हैं या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कार्डियक आउटपुट स्टैंड्स फॉर, या फिर कैसे इसको हम फाइंड करते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर हार्ट रेट विथ द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो भाई ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो कि हार्ट के बाहर इजेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जब भी वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं मींस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दे आर गोइंग टू पंप द ब्लड आउटसाइड योर हार्ट, इजंट इट, थ्रू दी मेजर आर्टरीज। तो उस टाइम पर कितना वॉल्यूम जो है ब्लड का इजेक्ट आउट होता है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है? और कितने टाइम्स हमारा हार्ट इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो रिप्रेजेंट दी हार्ट रेट, ठीक है? तो कार्डियक आउटपुट बच्चों आपको दे रखा है दैट इज 5 लीटर्स, और रैदर हम इसको 5000 ml कह सकते हैं बिकॉज 1 लीटर इज 1000 ml। तो 5 लीटर्स वुड बी 5000 मिलीलीटर्स, इजंट इट? फाइन। देन हार्ट रेट तो हमें फाइंड ही करना है, ठीक है भाई? ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब आते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम पे। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ना दो डेटा दे रखी हैं। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो कि एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आपको देखने को मिल रहा है एंड जो आपको एंड ऑफ द डायस्टोल में देखने को मिल रहा है। तो एंड ऑफ द डायस्टोल में बच्चों आफ्टर द डायस्टोल हैज हैपेंड तो 100 ml प्रेजेंट था और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद 50 बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 50 ही तो इजेक्ट आउट हुआ होगा ना। 100 ml जो है वो बचा है डायस्टोल की कंडीशन में, जॉइंट डायस्टोल में, ठीक है? दैट मीन्स जब आपके वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, और सिस्टोल कंडीशन में यानी कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब 50 ml, उसके बाद 50 ml बचा हुआ है, ठीक है? सो इसका मतलब 100 ml में से 50 ml जो है वो बचा है, मतलब 50 ml ही बाहर इजेक्ट आउट हुआ है, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ पर 50 ml ही हमारा क्या होने वाला है? स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका मतलब व्हेन वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द हार्ट रेट दैट इज गोइंग टू बी 5000 डिवाइडेड बाय 50, और यहाँ पर आप देख सकते हो योर आंसर वुड बी 100। तो 100 टाइम्स पर मिनट वुड बी योर हार्ट रेट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ऑप्शन बी जहाँ पर मेंशन है 100 बीट्स पर मिनट वुड बी अवर करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 पर फ्रॉम नीट 2020 एंड द क्वेश्चन सेज द QRS कॉम्प्लेक्स
इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट्स। तो भाई एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक नॉर्मल ईसीजी में क्या रिप्रेजेंट करता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रीपोलराइजेशन ऑफ द ऑरिकल्स, ऑप्शन बी डीपोलराइजेशन ऑफ द ऑरिकल्स, ऑप्शन सी डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स और ऑप्शन डी द रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो बच्चों एक नॉर्मल ईसीजी बना लेते हैं वापस से। तो नॉर्मल ईसीजी आपको कुछ ऐसी नजर आती है, जहां पर दिस इज योर पी वेव, ये है आपकी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द टी वेव, राइट। तो ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये हमें बताता है अबाउट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, इजंट इट। सो डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स वुड बी अवर करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 पर, दैट सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो दो कॉलम्स आपको अगेन दे रखे हैं, मैचिंग करना है, फाइंड करना है करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉलम 1 का पहला आइटम है दैट इज इओसिनोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स आप जानते हैं एक तरीके का ग्रैन्युलोसाइट है, ग्रैन्युलोसाइट ऑफ योर वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ योर वाइट ब्लड सेल है, ये सिंस इओसिन डाई से स्टेन किया जा सकता है, विच इज एन एसिडिक डाई, वी कॉल देम दी इओसिनोफिल्स बिकॉज दे आर इओसिन लविंग, है ना। फिल्स इज अ वर्ड फॉर फाइल्स, अट्रैक्टिंग और यू नो हैविंग एफिनिटी फॉर। सो इओसिनोफिल्स जो हैं इनके क्या फंक्शन होते थे बच्चों, याद है मैंने आपको बताया था इओसिनोफिल्स जो हैं वो बेसोफिल्स से ऑपोजिट एक्ट करते हैं, इजंट इट। तो इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, बेसोफिल्स की जस्ट ऑपोजिट एक्टिविटी। बेसोफिल्स के बारे में अगर आपको याद होगा तो वो एलर्जिक रिएक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं बाय रिलीजिंग हिस्टामीन्स, है ना। वो हिस्टामीन्स को रिलीज करवाते थे। तो हिस्टामीन जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, हीट, पेन एंड स्वेलिंग। ये 4 चीज़ों से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, राइट। बट वो सब्सटेंस जो उनको कॉज करवाते हैं इन्फ्लेमेशन को, दोज आर कॉल्ड द हिस्टामीन, राइट। तो वो हिस्टामीन के ही रिलीज को ये क्या करता है, एक तरह से काउंटरएक्ट करता है। तो इसका मतलब जो इओसिनोफिल्स हैं दे आर गोइंग टू रिलीज हिस्टामिनेजेस, द डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। सी हिस्टामिनेजेस, नाम ही बता रहा है हिस्टामीन, एज इज अ वर्ड फॉर एन एंजाइम, यानी कि हिस्टामाइन डिग्रेडिंग एंजाइम्स को ही रिलीज करते हैं जो कि हिस्टामीन को रिमूव करते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी एक तरह से एलिमिनेट कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी। सो इस तरीके से यू सी इओसिनोफिल्स इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड वन। देन वी हैव द बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जस्ट ऑपोजिट, बेसोफिल्स आप जानते हैं दे आर गोइंग टू रिलीज ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामीन विच कैन कॉज इन्फ्लेमेशन। सो एलर्जिक रिएक्शन को ये प्रमोट करते हैं इन अवर बॉडी, सो बाय रिलीजिंग द ग्रैन्यूल्स जिनके अंदर हिस्टामीन होता है, फाइन, ओके। देन वी हैव न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स के बारे में आप जानते हैं ये आपके सबसे ज़्यादा अबंडेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि फेगोसाइटिक इन नेचर हैं, दैट मीन्स ये एनगल्फ कर लेते हैं जर्म पार्टिकल्स को। तो सी इज गोइंग टू मैच विद द सेकंड। एंड लिम्फोसाइट्स, आप जानते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में, दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। बिकॉज आप जानते हैं लिम्फोसाइट जिसका कि एक टाइप बी लिम्फोसाइट्स हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इजंट इट। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स को मेंटेन करते हैं इन द बॉडी। तो देखिए यहाँ पर आपका ए मैच कर रहा था विद द थर्ड, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, इजंट इट। इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट है। तो बाकी की मैचिंग भी हम देख लेते हैं कि करेक्टली यहाँ पर इस ऑप्शन में मैच है या नहीं। सो बेसोफिल्स इज विद द फोर्थ, तो देखिए आपका बेसोफिल जो है वो 4 से है, बी वाला। देन सी आपका सेकेंड से होना चाहिए था, सी सेकेंड से भी है, एंड डी विद द फर्स्ट जो कि यहाँ पर है। हेंस ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा इन दिस केस। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 पर फ्रॉम नीट 2021। The problem says persons with AB blood group are called universal recipients. This is due to, तो बच्चों हमें बताना है भाई कि वो पर्सन जो कि AB ब्लड ग्रुप पोजेस करते हैं उन्हें हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स क्यों बुलाते हैं, राइट। तो उसके पीछे आपको यहाँ पर रीजन दे रखे हैं। एंड उन ऑप्शंस पे जाने से पहले लेट अस ट्राई टू रिकॉल हमने क्या पढ़ा था अबाउट दीज ब्लड ग्रुप्स। तो भाई इनको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स क्यों बुलाते हैं, बिकॉज दे कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अ ब्लड ग्रुप पर्सन, राइट। तो देखिए यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि ये है द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हैं ना ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका जो मैट्रिक्स है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ अ नॉन सेल्यूलर प्लाज्मा, ठीक है। तो वो प्लाज्मा है यहाँ पर। देन अब भाई प्लाज्मा में फ्लोट कर रहे होंगे आपके रेड ब्लड सेल्स, राइट। तो इमेजिन कीजिए दिस इज योर रेड ब्लड सेल, ओके। अब रेड ब्लड सेल के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है
वो डिटर्मिन करता है पर्सन का ब्लड ग्रुप, राइट। तो सिंस ये पर्सन जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप पोजेस कर रहा है, मतलब इसके सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे दोनों ही टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज एंटीजन ए ऑल्सो एंड एंटीजन बी ऑल्सो। तो इसका मतलब इनके सरफेस पे आपको ए बी एंटीजन्स दोनों का ही अटैचमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। तो अगर एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं तो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, अदरवाइज अगर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो वो उस पर्टिकुलर एंटीजन पे अटैक कर देगी, है ना। तो मान लीजिए अगर एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती तो वो आपके एंटीजन ए को जाकर उससे बाइंड करती, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती। वाइल अगर एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती इन दी प्लाज्मा तो वो आपके बी एंटीजन पर अटैक करती। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही एंटीजन की प्रेजेंस जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी ना हो। तो इसीलिए जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो अगर दूसरे पर्सन से हम किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप को अगर ट्रांसफ्यूज करते हैं तो बॉडी में कोई एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है ही नहीं अगेंस्ट एनी एंटीजन, राइट। तो मतलब बॉडी जो है वो ईजिली ब्लड को रिसीव कर लेगी फ्रॉम दी अदर पर्सन और दी डोनर इटसेल्फ, राइट। इसीलिए दिस इज द कंडीशन दैट मेक्स श्योर कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है दैट इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। तो आइए इन कंडीशंस को हम ढूंढते हैं इन अवर ऑप्शंस। तो यहाँ बोला जा रहा है पहले ऑप्शन में दैट इज एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस ए एंड बी ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसीज, विच इज अ टोटली रॉन्ग ऑप्शन, बिकॉज आपने देखा है आरबीसी में यहाँ पर आपको दोनों ही एंटीजेंस की प्रेजेंस देखने को मिल रही है, दैट इज ए एंड बी ऑल्सो, ठीक है। सो देन वी हैव ऑप्शन बी दैट इज एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस ए एंड बी इन द प्लाज्मा। आप जानते हैं बच्चों एंटीजेंस जो है वो आपके प्लाज्मा में नहीं होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन दी आरबीसी मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो यूं ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट इज प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी ऑन दी आरबीसीज। फर्स्टली एंटीबॉडीज जो हैं वो आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा। सेकेंडली यहाँ पर एंटी ए और एंटी बी नाम की एंटीबॉडीज जो हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा ऑल्सो। तो इसका मतलब ये यहाँ पर अगेन रॉन्ग है। And lastly, we are left with the option D that says absence of antibodies, anti-A and anti-B in the plasma. ये करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि आपके प्लाज्मा में कोई भी एंटी ए और एंटी बी नाम की एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम कंपैटिबल टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ डोनर्स। इसीलिए हम इनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बुलाते हैं, राइट। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट इन दिस केस। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 पर, दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉजेस इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो बच्चों दी हुई इन कंडीशंस में से किन कंडीशंस में इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस नाम का जो RH इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन है वो अराइज करेगी। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बुला लें या फिर इसको हम हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न भी बुलाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है बच्चों, ये आप जानते हैं ये एक RH इनकम्पैटिबिलिटी को डिटर्मिन करता है जो कि हमेशा मदर और फीटस के बीच में डेवलप होती है। अब भाई किन कंडीशंस में डेवलप होगी, लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। तो पहला ऑप्शन है हमारा मदर RH पॉजिटिव एंड फीटस RH नेगेटिव। तो क्या ये कंडीशन है जो कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस को अराइज करती है, या ऑप्शन बी मदर RH नेगेटिव हो और फीटस RH पॉजिटिव डेवलप हो रहा हो, या ऑप्शन सी बोथ मदर एंड फीटस आर RH नेगेटिव, या ऑप्शन डी बोथ मदर एंड द फीटस आर RH पॉजिटिव। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है या फिर इनकम्पैटिबिलिटी है ये तब अराइज करती है जब मदर और फीटस में इनकम्पैटिबिलिटी हो ऑफ देयर RH फैक्टर। तो जब मदर RH नेगेटिव हो दैट मीन्स शी इज लैकिंग द रीसस फैक्टर, और जो फीटस डेवलप हो रहा है इन द वूम उसमें वो फैक्टर प्रेजेंट हो, ठीक है। सो फीटस अगर RH पॉजिटिव हो और मदर अगर RH नेगेटिव हो तभी अराइज करती है आपकी इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस नाम का ये इनकम्पैटिबिलिटी। हेंस जो ऑप्शन करेक्टली यहाँ पर डिटर्मिन कर रहा है द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर वुड बी ऑप्शन बी, जहाँ पर मदर RH नेगेटिव है एंड फीटस इज RH पॉजिटिव, राइट। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 17 पर, दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट। तो भाई कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करने में इनमें से किस पर्टिकुलर पार्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। सो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सिंपैथेटिक नर्व्स, ऑप्शन बी पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, ऑप्शन सी न्यूमोटैक्सिक सेंटर, या ऑप्शन डी द एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स। तो बच्चों आप जानते हैं
मेन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपके कार्डियक आउटपुट को आपको डिक्रीज करना है, दैट मीन्स आपके हार्ट रेट को डिक्रीज करना है बेसिकली, और हार्ट रेट डिक्रीज होता है विद द एक्टिविटी ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स। इसका मतलब जो ऑप्शन करेक्ट होगा इन दिस केस वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 पर, दैट सेज व्हिच एंजाइम is responsible for the conversion of inactive fibrinogens to the fibrins। तो बच्चों inactive fibrinogens जो कि ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, उनको उनके एक्टिव फॉर्म फाइब्रिन्स में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल इनमें से कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, राइट। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन या ऑप्शन डी थ्रोम्बोकाइनेज। तो बच्चों याद है ना आप सभी को, ये जो फाइब्रिनोजेंस हैं जो कि एक्टिव फॉर्म में फाइब्रिन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, याद रखिए जब भी कोई भी एंजाइम का नेम ओजन में एंड करेगा वी कॉल देम दी इनएक्टिव फॉर्म्स और दी इनएक्टिव प्रिकर्सर्स, ठीक है। तो ये फाइब्रिनोजेंस they are firstly inactive form और ये soluble proteins हैं जो कि आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हमें इनको एक्टिवेट करना है, मतलब इसके नाम के आगे से ओजन हटाना है, तो हमें इनको बनाना है फाइब्रिन्स, राइट। तो ये फाइब्रिन्स में जो कि क्या है, एक्टिव फॉर्म है एंड दे आर इनसॉल्युबल। तो ये इनसॉल्युबल फाइबर्स के फॉर्म में एक मेश बनाएंगे, नेटवर्क बनाते हैं जिनमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप होते हैं टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। तो ये जो कन्वर्जन है दिस इज गोइंग टू बी कैरीड आउट बाय थ्रोम्बिन एंजाइम, right? So thrombin is going to be the correct answer in this particular case. So option A is the correct answer. तो आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 पर, that says given below are two statements। तो बच्चों आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 says the coagulum is formed of a network of threads called the thrombins। क्या ये स्टेटमेंट पहली चीज तो आप बताइए करेक्ट है बच्चों। यहाँ बोला जा रहा है द कोगुलम विच इज द क्लॉट, बेसिकली ये फॉर्म्ड हो रहा है ऑफ द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स जिन्हें हम थ्रोम्बिन्स बुलाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, यू रिमेंबर उन्हें हम बुलाते हैं फाइब्रिन्स। तो फाइब्रिन्स जो हैं दे आर दोज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनका कि नेटवर्क कि एक मेश बन जाता है और उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप होते हैं। सो जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स है वी कॉल देम दी फाइबर्स, इजंट इट? ओके, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। वाइल स्टेटमेंट सेकंड की बात की जाए उसमें बोला जा रहा है स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द इरेथ्रोसाइट्स। तो इरेथ्रोसाइट्स जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बुलाते हैं, राइट। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं जब वो काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, वॉर्न आउट हो चुके हैं, तो उनको हमें फाइनली डिस्ट्रॉय करना होगा और इनका डिस्ट्रक्शन होता है इन द स्प्लीन। इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ इरेथ्रोसाइट्स और दी रेड ब्लड सेल्स बुलाते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो हमें फाइंड करना है उन पर्टिकुलर ऑप्शन में से कि कौन सा वो ऑप्शन है जो कि हमें इसको करेक्टली डिटर्मिन कर रहा है। सो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमें फाइंड करना है वो स्टेटमेंट, देखिए वो ऑप्शन जिसमें स्टेटमेंट 1 को रॉन्ग बताया जा रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट ओवर हियर एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन बी इन दिस केस। तो आइए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 20 पर, दैट इज फ्रॉम नीट 2022 एंड द प्रॉब्लम सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो बच्चों दी हुई इन स्टेटमेंट में से हमें फाइंड करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। ऑप्शन ए सेज ब्लड फ्लोज फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल। तो बोला जा रहा है जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर जब आपके चारों चेंबर्स खुले होते हैं तो ब्लड फ्रीली फ्लो करता है फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेल करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है बच्चों, यही करेक्ट होने वाली है, राइट। बाकी के ऑप्शन भी हम देख ही लेते हैं। लेट्स सी, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ द सेमील्यूनर वाल्व्स। इज दैट ट्रू? नो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करता है ऑन दी एओर्टा और सिंपली वी से दी पल्मोनरी आर्टरी ऑल्सो उन बोथ दी चेंबर्स, तो वहाँ पर आप देखते हो जो आपके सेमील्यूनर वाल्व्स हैं रादर देन बीइंग क्लोज्ड वो ओपन हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है उनको रास्ता मिल सके टू फ्लो आउट ऑफ द हार्ट, इजंट इट? सो इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर इंस्टेड कॉजेज ओपनिंग ऑफ द सेमील्यूनर वाल्व्स। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाता बिकॉज इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इजंट इट? देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज atrioventricular node, that is AV node, generates an action potential to stimulate atrial contraction. Is that true? No, you know very well जो generation है of your
action potential that is with the activity of the sinoatrial nodes. Okay, इसका मतलब this is going to be a wrong statement because यहाँ पर AV node mention है rather than the SA node. Fine. Then we have option D that says the tricuspid and the bicuspid valves. That means we are talking about the atrioventricular valves. Open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria. तो एट्रिया की साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन से जो प्रेशर जनरेट होता है उससे आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं. ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बच्चों. देखिए इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए. आई नो मोस्ट ऑफ यू कैन गेट कंफ्यूज्ड इन इट. देखिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन तो होते हैं बट नॉट विद द प्रेशर ऑफ द एट्रियल. ओके, तो एट्रियल वॉल के प्रेशर से नहीं बल्कि एट्रियल प्रेशर जो जनरेट करता है ऑन द ब्लड जो उसके अंदर प्रेजेंट है इन दी एट्रिया. तो जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपके एट्रिया में प्रेजेंट ब्लड पर एक प्रेशर जनरेट होगा और वो प्रेशर पुश करता है ब्लड को टू एंटर इनटू द वेंट्रिकल्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर एट्रियम. ओके, तो यहाँ पर साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया रैदर जो प्रेशर जनरेट करेंगे ऑन द ब्लड दैट विल कॉज द ओपनिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व. सो इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो incorrect. So the most appropriate statement जो कि correct थी would be option A. Hence our option A would be correct in this case. तो आइए बच्चों अब हम बढ़ते हैं towards our problem number 21 that says inadequate supply of oxygen to the heart muscle leads to the symptom of acute chest pain. This disorder of the circulatory system is identified as. तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है अगर आपके हार्ट मसल्स को इनएडिकेट या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की जाए तो एक एक्यूट चेस्ट पेन का सिम्टम अराइज होता है. तो इस डिसऑर्डर को ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम हम क्या बुलाते हैं? तो बच्चों हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन बी कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन सी हार्ट फेलियर या फिर ऑप्शन डी द कोरोनरी हार्ट डिजीज. तो बच्चों सबसे पहले तो आपको पता ही होगा इसका आंसर होने वाला है एंजाइना पेक्टोरिस. याद है ना, एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो कैरेक्टराइज होता है विद द एक्यूट चेस्ट पेन जब आपकी हार्ट की मसल्स को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है. ठीक है, राइट. बाकी अगर बात की जाए कार्डियक अरेस्ट की तो आप जानते हैं कार्डियक अरेस्ट में आपका हार्ट जो है वो फंक्शन करना ही बंद कर देता है ऑल टुगेदर. वाइल हार्ट फेलियर में हार्ट जो है वो फंक्शन करना बंद नहीं करता है बट उसकी जो फंक्शनिंग है वो इनएफिशिएंट हो जाती है. दैट मीन्स हार्ट जो है वो उतना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट नहीं कर पाता है या फिर पंप नहीं कर पाता है विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. ठीक है, सो इट इज़ द फेलियर ऑफ द हार्ट टू सप्लाई sufficient amount of blood to the body. Okay, then coronary heart disease में आप जानते हैं यहाँ पर जो coronary artery या coronary circulation में जो blood आपके हार्ट की मसल्स तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है उसमें कुछ सब्सटेंसेस के डेपोजिशन हो जाता है. दैट मीन्स उन ब्लड वेसल्स में फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी में कुछ हो सकता है कैल्शियम का डेपोजिशन हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का, राइट, कुछ फाइब्रस टिश्यू का डेपोजिशन हो जाए. तो उस वजह से वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाती हैं और आपके हार्ट मसल्स तक इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड की सप्लाई हो जाती है. सो दैट इज द कोरोनरी हार्ट डिजीज. सो इस केस में जिसकी बात की जा रही है दैट इज द एंजाइना पेक्टोरिस जिसमें एक्यूट चेस्ट पेन होता है ड्यू टू insufficient oxygen supply. Hence option A would be correct in this. तो आइए बच्चों अब हम बढ़ते हैं toward the last problem for today's session that is problem number 22 that says arrange the following formed elements in the decreasing order of their abundance in the blood in humans. तो humans में पाए जाने वाले इन formed elements को आपको decreasing order of their अबंडेंस में अरेंज करना है बच्चों. तो कौन कौन से वो आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स मेंशन है दैट इज सी प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, इरेथ्रोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स. राइट, तो बच्चों देखिए आपको सबसे पहले तो ये पता होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं दोज आर योर इरेथ्रोसाइट्स और दी रेड ब्लड सेल्स, इजंट इट? सो सबसे ज़्यादा तो आपको अबंडेंट देखने को मिलेंगे दी इरेथ्रोसाइट्स. आपको पता है ना इनका नंबर जो होता है वो कितना होता है अराउंड 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड. ठीक है, तो इतना ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट है. तो सबसे पहले तो आपको मोस्ट अबंडेंट देखने को मिलेंगे इरेथ्रोसाइट्स. अब देखिए और हम किसको अरेंज कर सकते हैं, देन वी हैव द प्लेटलेट्स. याद है सभी को, प्लेटलेट्स जो हैं दे कम सेकेंड आफ्टर इरेथ्रोसाइट्स इन अबंडेंस क्योंकि इनका जो नंबर है वो लाया करता है बिटवीन 1.5 to 3.5 lakhs per millimeter cubic of blood. So next we have are the platelets. Fine. Okay. अब lastly हमारे पास बचे हैं your leukocytes और the white blood cells. ठीक है, तो leukocytes again
यहाँ पर आपको क्वेश्चन में उनके सब टाइप्स दे रखे हैं, राइट। तो उनको भी हमने हमारे कॉन्सेप्ट एड ऑन में उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लर्न किया था ना, विथ अ शॉर्ट ट्रिक जिसको कि हमने लर्न किया था एज N L M E B, राइट। तो देखिए मैंने आपको बोला था सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं द बेसोफिल्स। इस बात को भी आपको मैंने बोला था याद रखने के लिए। न्यूट्रोफिल्स जो है वो ल्यूकोसाइट का जो टोटल काउंट है उसका अराउंड 65% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वाइल जो बेसोफिल्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 0.5 to 1%, ठीक है, ओके। वाइल अगर बात करें आपके लिम्फोसाइट्स की, तो जो लिम्फोसाइट्स हैं दे आर गोइंग टू बी अराउंड अ बिट मोर लेसर, बट आपको सिर्फ अगर इनकी वैल्यूज नहीं भी याद करनी है तो आप इसी डेटा से अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स है ना, तो न्यूट्रोफिल्स आपके अरेंज्ड हैं, तो न्यूट्रोफिल्स मेंशन भी हैं बच्चों। देखिए तो आपका प्लेटलेट्स के बाद न्यूट्रोफिल्स आना चाहिए, देन कम्स योर मोनोसाइट एंड देन आपके ईओसिनोफिल्स। तो इसका मतलब आपके अगर हम ऑर्डर में अरेंज करें तो देखिए सबसे पहले हम किसको अपना ऑर्डर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी एरिथ्रोसाइट वुड बी गिवन द फर्स्ट नंबर इन दी अबंडेंस, देन सेकंड हम देंगे प्लेटलेट्स को, ठीक है। देन अगर हम बात करें थर्डली, तो थर्डली मैंने बोला था न्यूट्रोफिल्स वुड कम, तो यहाँ पर थर्ड नंबर मिल रहा है आपके न्यूट्रोफिल्स को, देन वुड बी और देन मोनोसाइट्स, राइट। तो मोनोसाइट्स आपके फोर्थ नंबर पे हैं एंड लास्टली वी हैव द ईओसिनोफिल्स। तो अगर हम देखें थर्ड नंबर वाला जो आपका फॉर्म्ड एलिमेंट है दे शुड कम फर्स्ट, तो थर्ड देखिए सब में फर्स्ट कहाँ पर आ रहा है, ए और बी ऑप्शन में, दैट मीन्स सी एंड डी ऑप्शन यहीं पर कर दीजिए एलिमिनेट, ठीक है ना, ओके। देन वी हैव द सेकेंड वन, सेकेंड नंबर पे आ रहा है आपका प्लेटलेट्स विच इज फर्स्ट, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में ही वो फर्स्ट आ रहा है, ओके। सो जो प्लेटलेट्स हैं वो देखिए आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला सेकंड नंबर पे देखने को मिल रहा है, वो जो कि करेक्ट ऑर्डर में है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। तो आइए बाकी की मैचिंग भी कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर पे सेकंड शुड कम, जो कि यहाँ पर है, फोर्थ नंबर पे फिफ्थ वाला आना चाहिए एंड फिफ्थ नंबर पे फोर्थ वाला। इसका मतलब ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द वन जो कि करेक्टली डिटर्मिन कर रहा है द ऑर्डर ऑफ योर वेरियस फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, और वो आपको अबंडेंस के टर्म्स में देखा जा रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आई होप आज के सेशन में हमने जितने भी PYQs किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नर हब फ्री है पर बेस्ट है।